नमस्कार, मैं आशीष, वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। अकोला महानगर पालिका आयुक्त चढ़े एसीबी के हत्थे, बियर शॉपी लाइसेंस के लिए मांगे 25,000। नागपुर के निवेशकों को मैत्रेय ने लगाया 50 करोड़ का चूना, कोर्ट के आदेश पर 8 संपत्तियों की हुई नीलामी। बडनेरा के हिंदू स्मशान का होगा कायापालट, न्यू दोस्ती गणेश मंडल का उपक्रम। शिवाजी महाविद्यालय में पत्रकार दिन पर चर्चा सत्र का आयोजन, जिला माहिती अधिकारी एवं संपादकों ने किए अपने विचार व्यक्त। और यहां रोज होता है यातायात अवरुद्ध, यातायात पुलिस तथा महानगर पालिका कर रही है आंखें बंद। ये थी आज की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबर विस्तार से। मन लुभावन योजनाओं का झांसा देते हुए नागपुर स्थित वासनकर ग्रुप की कंपनी ने अमरावती के भी सैकड़ों निवेशकों को लाखों करोड़ों से चूना लगाया था। इसी मामले में नागपुर की एक विशेष अदालत ने वासनकर ग्रुप की 14 में से 8 संपत्तियों को नीलाम किया है। शहर सहित जिले के सैकड़ों शिव सैनिकों को करोड़ों का चूना लगाने वाले वासनकर वेल्थ मैनेजमेंट एवं वासनकर इन्वेस्टमेंट की नागपुर की 18 करोड़ की 14 संपत्तियों में से 8 की नीलामी नागपुर कोर्ट के आदेश द्वारा किए जाने के समाचार है। बता दें कि शहर के सभी सैकड़ों निवेशकों से वासनकर ग्रुप ने लगभग 1,84,31,000 की ठगी किए जाने के समाचार है। इसी मामले में सबसे पहले फ्रिजरपुरा थाने में विगत 2014 के नवंबर माह में शिकायत दर्ज कराई गई थी। ठगी के इस मामले में वासनकर ग्रुप के मुख्य आरोपी प्रशांत वासनकर, विनय वासनकर, भाग्यश्री वासनकर, मिथिला वासनकर सहित अभिजीत चौधरी को हिरासत में लिया गया, जबकि अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत मिलने के समाचार है। पता चला है वासनकर ग्रुप की नागपुर में कुल 18 करोड़ की 14 संपत्तियों का पुलिस जांच के दौरान पता चला। नीलामी की गई संपत्ति से मिली रकम में इस मामले के निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जाएगी, ऐसी जानकारी मिली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थानीय आर्थिक अपराध शाखा ने नागपुर के जिलाधीश कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार करते हुए अमरावती के निवेशकों को ठगे जाने को लेकर भी रकम लौटाने का आग्रह किया है। साथ ही पुलिस ने इस बात का आह्वान भी किया कि इस प्रकार की किसी भी कंपनी के झांसे में न आते हुए अपने मेहनत की कमाई को गंवाने से बचे। बता दें कि नागपुर स्थित एमपीआईडी की विशेष अदालत ने इस प्रकार के आदेश जारी किए हैं। पता चला है कि अब तक 4 करोड़ 18 लाख की वसूली नीलामी से हो चुकी है। अकोला स्थित महानगर पालिका में गुरुवार की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब यहां कार्यरत उपायुक्त तथा उनके सचिव को एंटी करप्शन ब्यूरो ने महज 20,000 की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। अकोला महानगर पालिका में उपायुक्त पद पर कार्यरत समाधान सांगो सोलंके तथा उनके सचिव राजेश रामदास जाधव को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 20,000 की रिश्वत स्वीकारते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने से अकोला महानगर पालिका में खलबली मच गई। बताया गया है कि शिकायतकर्ता से उपायुक्त ने बियर शॉपी लाइसेंस के लिए 25,000 की रिश्वत मांग की थी, जिसकी शिकायत एसीबी की टीम को की गई। टीम ने शिकायतकर्ता के होटल में जाल बिछा गया और जैसे ही महानगर पालिका उपायुक्त एवं उसके सचिव ने रिश्वत की रकम स्वीकारते ही उसे धर दबोचा। उपरोक्त कार्रवाई उप अधीक्षक संजय गोरले, सिपाही उम्बरकर, सैरी से संतोष, सुनील धामोले, खड़से आदि ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीसीएन न्यूज, अमरावती। शहर के उपनगर बडनेरा जूनी बस्ती के न्यू दोस्ती गणेश मंडल ने यहाँ की हिंदू स्मशान भूमि सहित शहर की अन्य स्मशान भूमियों का चेहरा मोहरा बदलने का अभियान प्रारंभ किया है, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। स्मशान भूमि जिसे लेकर आम जनों में तरह तरह की भातियां हैं। राह चलता व्यक्ति इस ओर देखने में भी संकोच करता है, जिससे ये पता होता है कि उसका भी अंतिम पड़ाव यही है।
लेकिन लोगों की गलत विचारधारा को दरकिनार करते हुए उपनगर बडनेरा जूनी बस्ती के न्यू दोस्ती गणेश मंडल की ओर से एक अनूठा अभियान प्रारंभ किया गया, जिसके अनुसार मंडल के सभी सदस्य मिलकर बडनेरा के हिंदू स्मशान भूमि की सफाई के लिए यहाँ लाइट व्यवस्था तथा यहाँ स्थापित की गई महानुभावों की प्रतिमाओं को रंग रोगन करने का शुभारंभ गत 13 नवंबर से कर काम को प्रारंभ किया, जो कि 30 नवंबर तक चलेगा। इस प्रशंसनीय कार्य के लिए मंडल के सदस्य जरूरत पड़ने पर आपस में ही निधि एकत्रित कर रहे हैं। बता दें कि शहर के गणेश कॉलोनी से सटी हिंदू स्मशान भूमि को छोड़कर लगभग सभी स्मशानों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते शहर के अलग अलग क्षेत्रों की स्मशान भूमि में अधिकांश अंतिम संस्कार नहीं होते। इस क्षेत्र में किसी परिवार में हुई मौत के बाद ज्यादातर अंतिम संस्कार स्थानीय हिंदू स्मशान भूमि में होते हैं, जिसे देखते हुए न्यू दोस्ती एकता मंडल ने शहर के उन हिंदू स्मशान में बुनियादी सुविधाओं के साथ ही साफ सफाई के अभियान को प्रारंभ करने का फैसला लिया। न्यू दोस्ती गणेश मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून आपल्याला सांगू इच्छितो की या हिंदू स्मशान भूमीची जुनी वस्ती बडनेरा या हिंदू स्मशान भूमीची दुर्दैवी अवस्था आपण बघितलेली आहे। या स्मशान भूमीला 2005 साली त्यावेळेस जे नगरसेवक होते मोहनभाऊ मावरे त्यांनी ते काही मूर्त्या स्थापन केलेल्या होत्या। त्यांच्या काळात खूप चांगलं त्यांनी एक उपक्रम गाजवला, पण त्यानंतर कुठल्याही लोकप्रतिनिधींनी त्याची केअर केलेली नाही आहे। कुठलाही लोकप्रतिनिधी इथे येऊन नाही बघितलं। तुम्ही आता बघू शकता की इथे किती साऱ्या त्या मूर्त्यांचं विटंबना झालेली आहे। त्यांचे कोण्या मूर्तीचा हात तुटलेला आहे, कुणाचा पाय तुटलेला आहे, तिथे रंग नाही आहे। त्यानंतर स्मशानभूमीचं जे शेड आहे ते पूर्ण तुटलेलं शेड आहे। त्यानंतर हे जे आपण बघून राहिले की पूर्ण झाडं अस्ताव्यस्त झालेली आहे। इथे मयत आल्यानंतर कुणाला उभं राहण्यासाठी जागा नाही, अशी व्यवस्था या स्मशानभूमीची झालेली आहे। सगळ्यांचं श्रद्धास्थान असलेले हिंदू स्मशानभूमी आहे। शेवटी सर्वांना इथेच यावं लागतं। त्यामुळं सर्वांनी या लोकप्रतिनिधींनी काहीतरी विचार करायला हवा। त्यानंतर आपले PM साहेब म्हणतात, नरेंद्र मोदी साहेब म्हणतात की देश स्वच्छ झाला पाहिजे, पण इथे तर आपली हिंदू स्मशानभूमी स्वच्छ नाही आहे। हे लोकप्रतिनिधींचं काम आहे। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से गत दिनों कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी करते हुए नाभिक समाज की खिल्ली उड़ाने को लेकर गुरुवार को महाराष्ट्र नाभिक महामंडल की ओर से जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि महाराष्ट्र नाभिक महामंडल की ओर से जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन के अनुसार विगत दिनों राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूना स्थित दौड़ में शक्कर कारखाने के उद्घाटन समारंभ के दौरान कांग्रेस पार्टी पर टिप्पणी करते के दौरान नाभिक समाज को लेकर जातिवाचक टिप्पणी की थी। ऐसा आरोप महाराष्ट्र नाभिक महामंडल की ओर से लगाया गया है। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री नाभिक समाज से माफी मांगे, अन्यथा समाज की ओर से आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साखर कारखान्याच्या दौंड येथील सभेत नाभिक समाजाची अवहेलना केलेली आहे। त्यांनी एका नाभिक समाजाच्या नावी या शब्दाचा वापर करून त्यांनी टिंगल करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यांनी एका दुकानदाराच्या विषयी इतके अपशब्द बोललेत की एक नाभिक दुकानदार जर त्याच्याकडे ग्राहक आले तर एका ग्राहकाची अर्धी दाढी करतो, दुसऱ्याची शेंडी कापतो आणि तिसऱ्याला बसून ठेवतो असे आणि आपापला व्यवहार फायदेशीर करतो, अशा प्रकारची टिंगल केलेली आहे। त्यामुळे त्याचा निषेध असो ही आणि त्यांनी जाहीरपणे माफी मागावी ही आमची नाभिक महामंडळाची मागणी आहे। मी विनोद गाडे, उपाध्यक्ष भारतीय बेरोजगार मोर्चा, युवा मोर्चा आणि विद्यार्थी मोर्चा तसंच भारत मुक्ती मोर्चातर्फे काल घडलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी एका पर्टिक्युलर जातीविषयी जे काही शब्द वापरलेले आहेत ते अतिशय निंदनीय शब्द आहेत आणि एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशा प्रकारचे कोणत्याही जाती धर्माविषयी शब्द वापरून त्यांच्या समाजाच्या भावना दुखवलेल्या आहेत। या तर्फे मी जाहीर निषेध जाहीर करतो। माननीय मंत्री महोदयांनी, माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी उदाहरण दिलं ते नाभिक समाजाचं, नाभिकाचं। काय तर नाभिक 4 जणांच्या दाढीला साबण लावून ठेवतो
कशासाठी? तर गिराईक अडकून ठेवायसाठी. जसं त्यांना तुलना करायची होती, जे काही अगोदरचं शासन होतं त्यांनी अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या कामांना हात लावला आणि ते अडकवून ठेवले, कोणतंही काम पूर्ण केलं नाही. दुःखाची गोष्ट ही आहे की यासाठी नाभिकाचं उदाहरण का द्यावं? खरोखरी ते वस्तुस्थितीला धरून आहे का? आजच्या जमान्यात असं अर्धवट करून कोणते ग्राहक थांबणारे आहेत? हा अत्यंत व्यावहारिक मुद्दा आहे. यात कुठंतरी या नाभिक संबंधी आकस असावा आणि म्हणून हे उदाहरण समोर येत आहे. याचं दुःख आहे आणि त्यामुळेच हे निषेधार्ह आहे. जिला अंतर्गत तबादला प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग को लेकर मेलघाट शिक्षक कृति समिति की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, तो तत्काल अंतर्गत तबादला प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आंदोलन छेड़ा गया. मेलघाट शिक्षक कृति समिति की ओर से बुधवार को जिला परिषद के सामने धरना आंदोलन कर 2017-18 के जिला अंतर्गत तबादला प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग की गई है. तबादले की मांग को लेकर बड़े प्रमाण में मेलघाट के शिक्षक धरना आंदोलन में सहभागी हुए. मेलघाट शिक्षक कृति समिति द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपे ज्ञापन के मुताबिक जिला परिषद के शिक्षकों का तबादला सही तरीके से हो, इस दृष्टिकोण से ग्राम विकास मंत्रालय में 27 फरवरी 2017 को शासन निर्णय घोषित किया गया. इस निर्णय के अनुसार प्रवर्ग 1 में के शिक्षकों को न्याय मिला है. साथ ही पति पत्नी अगर सेवा में है तो उनके लिए एक यूनिट तैयार कर दोनों को 30 किलोमीटर से कम अंतर पर रखने का निर्णय लिया है. प्रवर्ग 2 में विशेष प्रयोजन किया गया है. दुर्गम क्षेत्र में सेवा देने वाले शिक्षकों के तबादले का प्रावधान है. शासन की ओर से लिया गया निर्णय शिक्षकों के लिए हितकारी है. 12-12 वर्षों से दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने वाले शिक्षकों का 2017 में तबादला नहीं हुआ है. जिला अंतर्गत तबादला प्रक्रिया पूर्ण कर तत्काल आदेश निकालने की मांग की है. धरना आंदोलन के दौरान जगदीश सिरसाट, अक्षय साबड़े, तुलसीराम चौहान, पीताम्बर मेड़े, प्रियंका रामटेके आदि उपस्थित थे. 16 नवंबर के रोज राष्ट्रीय पत्रकार दिन मनाया जाता है. इस अवसर पर स्थानीय जिला माहिती कार्यालय तथा शिवाजी कला व वाणिज्य महाविद्यालय के जनसंचार विभाग के संयुक्त तत्वज्ञान में गुरुवार को एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया. बता दें कि विगत 51 वर्ष पूर्व 4 जुलाई 1967 को प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेस परिषद की स्थापना की गई. ऐसी जानकारी जिला माहिती अधिकारी हर्षवर्धन पवार द्वारा चर्चा सत्र के दौरान दी गई. जबकि प्रमुख अतिथि के रूप में यहां उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार दिलीप एडतकर ने अपने संबोधन में कहा, जिन्होंने कभी एक खत भी नहीं लिखा ऐसे लोग आज पत्रकारिता कर रहे हैं. जो सच बोलने से कतराते हैं वे मौत से डरते हैं. तो वहीं आगे उन्होंने अपने अंदाज में एक कविता के माध्यम से कहा कि आदमी जब मर जाता है तब वो कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सुनता. आदमी जब कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं सुनता तब वो मर जाता है. इस चर्चा सत्र कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर स्मिता देशमुख थी, तो वहीं श्रमिक पत्रकार संघ के गिरीश शेरेकर, गोपाल हरणे प्रमुखता से उपस्थित थे. इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कुमार बोबड़े द्वारा किया गया. वहीं आभार प्रदर्शन जयंत सोनोने ने किया. हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज. घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. बढ़ते अगली खबर की ओर. प्रशासकीय कार्यों से मुक्त करने की प्रमुख मांग के साथ शिक्षण संघर्ष संगठन की ओर से जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया.
शिक्षकों को बीएलओ को कामों से मुक्त करने की मांग को लेकर शिक्षण संघर्ष संगठन की ओर से उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कहा गया है कि 15 से 30 नवंबर की कालावधि में शिक्षकों को मतदार सूची कार्य के लिए घरों घर जाकर मतदान पंजीकरण का काम दिया गया था। यह पंजीकरण करते समय शिक्षकों को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्कूल की प्रथम सत्र परीक्षा परिणाम का भी काम शुरू है। ऐसे समय शासन बेरोजगार युवकों को यह काम देकर उन्हें भी रोजगार प्रदान कर सकती है। इस बारे में अधिक जानकारी दी अध्यक्ष संगीता शिंदे ने। 15 ते 30 तारखेपासून म्हणजे कालपासून 30 तारखेपर्यंत मतदार नोंदणीचे काम सुरू झालेले आहे आणि हे काम आमच्या शिक्षकांनाच देण्यात आलेले आहे आणि असं असून त्यांना जी मतदान नोंदणी करायची आहे ती घरोघरी जाऊन करायची आहे। त्याचा सिक्वेन्स सुद्धा त्याच्यामध्ये नाही आहे। म्हणजे एका प्रभागामध्ये किंवा एका एरियामध्ये जर 2-2 नागरिकाचे पत्ते असेल तर त्यांना या म्हणजे शोधण्यामध्ये फार अडचणी निर्माण होत आहे। शासनाने वेळोवेळी अनेक अशैक्षणिक कामे आमच्या शिक्षकांच्या मागे लावलेली आहे आणि ते अशैक्षणिक कामे करून आता पुन्हा हे बीएलओचं एक काम पुन्हा वाढलेलं आहे। म्हणून आज शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यात आले। शासनाने जर हे काम द्यायचं असेल तर एक प्रोग्राम लावायला पाहिजे, त्याच्या पुनर्रचित याद्या सुद्धा तयार करायला पाहिजे। कारण नागरिक कुठे राहतो हा जो पत्ता दिलेला आहे तो पत्ता सुद्धा व्यवस्थित दिलेला नाही। कारण जर आपण उदाहरण घेतलं की साईनगरचं, त्या साईनगरचा पत्ता असतो तो राहतो गोपालनगरमध्ये, म्हणजे अशा याच्यामध्ये त्या नागरिकाला त्या शिक्षकांनी कुठे शोधावं। माझं असं म्हणणं आहे की अनेक बेरोजगार तरुण आहे आपल्या इथे, त्यांना हे खरोखर काम दिलं तर त्यांना सुद्धा हाताशी काम लागेल आणि आमचे शिक्षक चांगल्या पद्धतीने विद्यार्थ्याकडे लक्ष देऊ शकेल, ज्ञानदानाचं काम करू शकेल। म्हणून मी पुन्हा विनंती करते शासनाला की हे बीएलओचं कामातून आमच्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करावं। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। जिला सामान्य अस्पताल में धूल खा रही एक्सरे मशीनों पर मचे बवाल के बाद सिविल सर्जन द्वारा तत्काल मशीनें प्रारंभ करने की बात कही गई थी। आइए आज जानेंगे उनसे इस पर क्या कार्रवाई हुई। खरं म्हणजे जी मशीन ज्या कंपनीची आहे त्या कंपनीचा मेकॅनिक दुसऱ्या दिवशी पार्ट घेऊन आला, पण तो पण चुकीचा पार्ट निघाला, त्याच्यामुळे ती मशीन चालू नाही झाली। परंतु एक आमच्याकडे एक जुनी मशीन जी होती ती मग मी स्वतः त्याच्या मागे लागून ती कालच्या काल चालू करून घेतली आणि जी काही रुग्णांची गैरसोय होत होती ती आता गैरसोय होत नाही। म्हणजे आता आपण आपल्या इथेच रुग्णांचे एक्सरे काढत आहोत। आणि ही जी मशीन खराब आहे, जो पार्ट चुकीचा आणला गेला तो बदलवून ती परत त्याची दुरुस्ती किती अंदाजे आपल्याला 1-2 दिवसात करून देतो म्हणतो, पण मला काही अजून म्हणजे जोपर्यंत दुरुस्त होत नाही मशीन तोपर्यंत दुरुस्त झाली असं काही मी बोलणार नाही। बरोबर, तोपर्यंत त्याचा एक्सरे निघणार नाही। कारण का हे मी काल मागच्या 3 वेळापासून तेच ऐकतोय त्यांचं, बरोबर दुरुस्त करून देतो पूर्ण। आता ते काही म्हणजे खरं म्हणजे किती त्रास होतोय आम्हाला समजतं। आता मधल्या काळात मी रुग्णांना त्रास होऊ नये म्हणून सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधून आमच्या ॲम्ब्युलन्समध्ये पेशंट पाठवून एक्सरे करत गेलो, डफीलमधून करत गेलो, काही वेळा पंजाबरावमधून करत गेलो आणि जेव्हा या लोकांनी हे केल्यामुळे कमीत कमी ते मशीन लवकर होईल आता असा एक अशी आशा आहे। या संपूर्ण प्रकरणात आपण एक कंप्लेंट सुद्धा फाईल केली आहे असे ती करून आणि पोलिसांना कळवून दिलं आहे। कारण का उद्या चालून जर काही हे होऊ नये, कारण का शेवटी कसं आहे की जबाबदारी जरी आमची असली तरी आम्ही पेशंटची ट्रीटमेंट करू शकतो, पण मशिनरी दुरुस्त करणं आमचा पेशा नाही आहे। त्यामुळे ज्या कंपनीने तो ठगा घेतलेला आहे त्या कंपनीने ते तात्काळ दुरुस्त करून देणे त्यांची जबाबदारी आहे, पण ती जर पूर्ण करत नसेल तर मग कुठेतरी आम्हालाही त्यांना कळवणं, पोलिसांना कळवणं गरजेचं आहे, म्हणून आपण ते कळवलं। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद की बुधवार की रोज चुनावी प्रक्रिया के पश्चात राजेंद्र महल्ले इनका निर्विरोध चयन किया गया। बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर वीसीएन न्यूज के साथ की उन्होंने खास बातचीत। पंचवटी चौक स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद का बुधवार को चुनाव हुआ। स्वर्गीय संजय वानखड़े के निधन पश्चात रिक्त इस पद पर संचालक मंडल द्वारा एक मत से राजेंद्र महल्ले का निर्विरोध चयन किया गया है। चुनाव प्रक्रिया के दिन उनके निर्विरोध चयन की घोषणा की गई। चुनाव अधिकारियों के साथ बैंक के संचालक मंडल व कर्मचारियों ने महल्ले का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया। जहां रिक्त पद पर राजेंद्र महल्ले की बतौर अध्यक्ष नियुक्ति की गई है, वहीं पूर्व कार्यकारिणी से उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले
प्राध्यापक डॉक्टर संजय खड़से को इस पद पर बरकरार रखा गया है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख बैंक के सभागृह में हुई चुनाव प्रक्रिया में जिला उपनिबंधक कार्यालय के सहायक निबंधक केपी धोपे के साथ कार्यकारी संचालक नरेंद्र पुरी ने चुनावी प्रक्रिया की जिम्मेदारी संभाली। इस पद पर नियुक्त होने के पश्चात VCN न्यूज के प्रमुख संपादक उमेश लोटे सर ने की उनसे खास बातचीत। राजीव भाऊ, आज आपण पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान झालात, कसं वाटतं आपल्याला? अध्यक्ष म्हणून काल जी आमची निवडणूक पार पडली, माझ्या सर्व संचालक सहयोगी सदस्यांनी मला सर्वानुमते बिनविरोध निवडून देऊन माझी जबाबदारी जास्त वाढवली आणि अध्यक्ष म्हणून माझी जी जबाबदारी आहे ती मी सर्व माझे संचालक, आमच्या बँकेचे ठेवीदार, आमच्या बँकेचे कर्जदार, आमच्या बँकेचे सभासद, कर्मचारी आणि हितचिंतक या सर्वांच्या सहकार्याने ही बँक मला जे स्वर्गीय आमचे नेते जे होते परिवर्तन पॅनलचे, ज्यांच्या नेतृत्वात आम्ही 17 संचालक निवडून आलो होतो, त्यांच्या नेतृत्वात आम्ही काम करत असताना त्यांनी जे आम्हाला बँकेच्या संदर्भातलं जे ध्येय धोरण जे आम्हाला सांगितलं आणि निवडणुकीच्या वेळेस जे लोकांना आम्ही आश्वासन दिले ते नसल्यामुळे आता माझ्याकडे जी जबाबदारी आलेली आहे त्या जबाबदारीचं मी संजूभाऊच्या डोक्यात जी बँक होती, म्हणजे संजूभाऊंना ज्या पद्धतीने बँक पुढे न्यायची होती त्यांच्या त्या उद्देशाला, ध्येयाला समोर ठेवून मी माझ्याकडून 100% प्रयत्न करेन। त्याच्यासोबत माझे संचालक, माझे कर्मचारी, आमचे डिपॉझिटर, कर्जदार आणि हितचिंतक या सगळ्यांचा मला सहयोग अपेक्षित आहे। या सगळ्यांच्या सहयोगानेच ते ध्येय पूर्ती होईल आणि बँक प्रगती पथावर जाईल याची मला पूर्ण 100% गॅरंटी आहे। सध्या आमच्या बँकेला ठेवी 650 कोटीच्या ठेवी आमच्या बँकेत आहे। आणखी ठेवीच्या अगेन्स्टमध्ये ज्या रेशोत आम्ही कर्ज वाटप करायला पाहिजे होते ते कर्ज वाटप सुद्धा आम्ही पूर्ण केलेलं आहे आणि सभासद संख्येचे शेअर कॅपिटल जे बँकेला जे पोषक ज्या की रिझर्व्ह बँकेच्या सहकार क्षेत्राच्या नावाप्रमाणे जी बँक सक्षम समजल्या जाते त्या सक्षम समजण्याच्या दृष्टिकोनातून ज्या काही रिझर्व्ह बँकेच्या कॉपरेटिव्ह सहकार क्षेत्राच्या ज्या काही कायदे बनलेले आहेत, जे काही नियम आहेत त्या नियमानुसार आज पंजाबराव देशमुख बँक ही परिपूर्ण आणि सक्षम बँक आहे। म्हणजे या बँकेला मागच्या वर्षी 3 कोटी रुपयाचं प्रॉफिट झालेलं आहे आणि ही बँक सध्या सक्षम परिस्थितीत आहे आणि जे काही प्रकार घडला असेल, संजूभाऊ अध्यक्ष असताना, आम्ही संचालक असताना वर्धा शाखेत आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या चुकीमुळे, कर्जदाराच्या दिशाभूल केल्यामुळे जे काही घटना घडलेली आहे त्या प्रकरणातून सुद्धा आम्ही सगळेजण मिळून मार्ग काढून बाहेर निघू आणि बँक आज एवढ्या परिस्थितीत सक्षम आहे की ती जे घडलेलं आहे ते सोसू शकते, एवढ्यात म्हणजे तेवढी कॅपॅसिटी बँकेत आहे। त्याच्यामुळे सर्व ठेवीदारांना मी विनंती करतो की सगळ्यांनी सहकार्य करावे, सगळ्या कर्जदारांनी सहकार्य करावे की आपण जे काही बँकेकडून कर्ज घेतलं असेल त्याची रीतसर परतफेड केल्यास बँक अजून प्रगतीपथावर जाईल। आपली भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांच्या नावाची ही बँक आहे। भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुखांनी समाजासाठी, तळागाळातल्या लोकांसाठी, जमिनीवरच्या शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून, शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या दृष्टिकोनातून ही बँक उदयास आणलेली त्यांच्या नावाची बँक आहे। या बँकेला त्यांच्या उद्दिष्टानुसार त्यांच्या संजूभाऊ स्वर्गीय संजय वानखडे यांच्या डोक्यात जे विचारात जी बँक होती त्या प्रकारे बँक नेण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करू। त्याच्यात सर्व लोकांचं सहकार्य अपेक्षित आहे आणि सर्वांची कडून मी अशी अपेक्षा ठेवतो। इसके साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर जिला राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की एक नई कार्यकारिणी घोषित हुई है। अमरावती जिला राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की नवनियुक्त कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसको लेकर माजी मंत्री वसुधाताई देशमुख के नेतृत्व में पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी। अमरावती जिले के सभी 14 तालुकों में नए शहर अध्यक्ष व तालुका अध्यक्षों की नियुक्ति की जानकारी इस पत्रकार परिषद में दी गई। इस समय माजी मंत्री वसुधाताई देशमुख, नितिन देशमुख, संगीता ठाकरे आदि सह राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर का मालवीय चौक ऐसा स्थान है जहां ऑटो जिला संचालकों ने खोल रही दुकानदारी के चलते यहां आने वाले ग्राहकों तथा उड्डान पुल के नीचे अनधिकृत पार्किंग से रोजाना इस चौक पर घंटों यातायात बाधित रहता है। शहर का मालवीय चौक एक ऐसा स्थान है जहां रोजाना घंटों यातायात बाधित रहता है। न जाने महानगर पालिका का अतिक्रमण दस्ते के साथ ही यातायात पुलिस की इस ओर निगाहें क्यों नहीं आ रही। बता दें कि मालवीय चौक पर सर्वाधिक ऑटो डील से जुड़े व्यवसायियों की दुकानें हैं, जो यहां बिक्री के लिए आए वाहनों को इन दुकानों के सामने खड़े किया करते हैं। वैसे तो पूरे शहर में इन दिनों यातायात बाधित होने के चित्र को देखे जा सकता है, लेकिन मालवीय चौक पर रोजाना सुबह से शाम तक यातायात बाधित होता है। यातायात पुलिस शहर के विभिन्न चौराहों पर रोजाना कार्रवाई करती है। शहर के उड्डान पुल के नीचे रखे जाने वाले अनधिकृत मोटरसाइकिलों को जब्त करने का काम भी यातायात पुलिस विभाग के अनधिकृत वाहन तथा उनके कर्मचारी करते हैं। जहां इन मार्गों से यातायात पुलिस निरीक्षक एवं उनकी टीम तथा अनधिकृत पार्किंग वाले वाहनों को जब्त करने वाली टीम को मालवीय चौक का अतिक्रमण शायद तब तक नजर नहीं आएगा जब तक कि इस चौक पर गैर कानूनी तरीके से खड़े वाहन से कोई अप्रिय घटना ना हो। यही बात भी बताना जरूरी है कि मालवीय चौक स्थित उड्डान पुल के नीचे फल विक्रेताओं के ठेले तथा आसपास के दुपहिया सुधारने वालों के वाहन सहित ऑटो डील वालों की दुपहिया खड़ी की जाती है। आज भी मालवीय चौक पर ऐसे ही घंटों तक यातायात बाधित रहता है, जिससे होने वाली असुविधा को लेकर नागरिक यातायात पुलिस तथा महानगर पालिका अतिक्रमण दस्ते से यहां कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठी है। नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। अकोला महानगर पालिका आयुक्त चढ़े एसीबी के हत्थे, बियर शॉपी लाइसेंस के लिए मांगे 25,000। नागपुर के निवेशकों को मैत्रेय ने लगाया 50 करोड़ का चूना, कोर्ट के आदेश पर 8 संपत्तियों की हुई नीलामी। बडनेरा के हिंदू स्मशान का होगा कायापालट, न्यू दोस्ती गणेश मंडल का उपक्रम। शिवाजी महाविद्यालय में पत्रकार दिन पर चर्चा सत्र का आयोजन, जिला माहिती अधिकारी एवं संपादकों ने किए अपने विचार व्यक्त। और यहां रोज होता है यातायात अवरुद्ध, यातायात पुलिस तथा महानगर पालिका कर रही है आंखें बंद। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।